हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। आज हम लोग अब इस सेशन में हम लोग अपनी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट नंबर फोर्थ का वन शॉट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अगर जो आप लोगों को मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ तो फटाक से एक बारी चैट सेशन कंफर्म कर दीजिए। तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोग अपने क्या है सबसे पहले बात करेंगे प्यूरिन pyrimidine बायोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है। अब प्यूरिन pyrimidine बायोसिंथेसिस के बारे में बात की जाए तो आपको बेटा जी 2 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राइट, व्हाट डू मीन बाय प्यूरिन एंड pyrimidine। तो आपको सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन एंड दोनों का स्ट्रक्चर आपको बना देना है प्यूरिन और pyrimidine का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं pyrimidine एंड प्यूरिन आर द नेम ऑफ द पेरेंट कंपाउंड ऑफ टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनल कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। हमारा क्या है कि जो नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक हमारे कंपाउंड्स रहते हैं, तो उनमें से जो मोस्ट कॉमनली हमारे दो हमारे ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमारे क्या है प्यूरिन और pyrimidine होते हैं। pyrimidine का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये बना हुआ है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। आगे मूव करते हैं। अगर जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि प्यूरिन की इंपोर्टेंस क्या होती है, तो देखिएगा प्यूरिन हमारा क्या है बेटा जी, एडेनिन और ग्वानिन है ना, आर द प्रिंसिपल प्यूरिन ऑफ द डीएनए एंड आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। जो हमारा प्यूरिन होता है किसके अंदर, एडेनिन और ग्वानिन के तौर पर, एजी के तौर पर है ना। हमारा कैफीन यानी कि कॉफी, थायो ब्रोमिन हमारा यानी कि कोका, नेचुरली अकरिंग प्यूरिन हमारे होते हैं। आगे बात करते हैं जो हम लोग इंपोर्टेंस ऑफ pyrimidine के बारे में, तो जो हमारा pyrimidine है वो हमारा किसके अंदर, डीएनए के अंदर पाया जाता है, लाइक अपना साइटोसिन और थायोमिन में। और साइटोसिन और यूरेसिल के तौर पर हमारा जो pyrimidine है वो आरएनए के अंदर पाया जाता है ना। होता प्यूरिन pyrimidine डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर है ना। हमारा एडेनिन और ग्वानिन के तौर पर जो कि दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि देखिए जो अपना डीएनए है प्यारे बच्चों, जो अपना डीएनए है उसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामिन होता है। वहीं पर जो अपना आरएनए है उसके अंदर हमारा क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और अपना यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा pyrimidine है वो किसके अंदर, हमारा सीटी यानी कि इसके क्या है, हमारा साइटोसिन और हमारा क्या है थायामिन के अंदर, और साइटोसिन यूरेसिल के अंदर होता है। और जो हमारा प्यूरिन होता है वो एजी यानी कि क्या, एडेनिन और ग्वानिन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या है हमारी pyrimidine की स्ट्रक्चर ये आप लोगों के सामने बनी हुई है। आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बड़ा ही सिंपल सा और एक स्पष्ट डिफरेंस है, क्या कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियोसाइड है बेटा जी, वहां पर क्या होता है, हमारा हमारा नाइट्रोजन बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। वहीं पर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं है ना, वहां पर हमारा क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड है ना, फोस्फोरिक एसिड एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। हमारे क्या है, जो न्यूक्लियोसाइड्स है उनका क्या है बेटा जी, हमारा जो फोस्फोरिक एसिड एस्टर फॉर्म जो हमारी बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है। यानी कि क्या, न्यूक्लियोसाइड की सहायता से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। बस इतनी सी बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। आगे मूव करते हैं। हमारे कुछ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल दिए गए, इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो जहां पर हम लोग किसके बारे में, अपना डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन के बारे में बात करेंगे। तो प्यूरिन सिंथेसिस देखिए पहले स्टेप में मैं यहाँ पर जस्ट आपको बताता चलूंगा, आप लोग इसको देखते चलेंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रक्चर और नेम वाली दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ में। हमारा क्या होता है, अल्फा डी राइबोक्सी 5 फोस्फेट हमारा कन्वर्ट होता है 5 फोस्फो राइबोक्सिल अल्फा फोस्फेट में, यानी कि पीआरपीपी में। यानी कि हमारा क्या है, अल्फा डी राइबोस 5 फोस्फेट हमारा पीआरपीपी में कन्वर्ट होता है। जो हमारा पीआरपीपी है ना, ये फर्दर हमारा कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा जी, हमारा फोस्फोराइबोसिल बीटा अमाइन में। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, जो हमारा पीआरपीपी है ये हमारा कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा जी, हमारा फोस्फोराइबोसिल बीटा अमाइन के अंदर। ठीक है। अब जो हमारा फोस्फोराइबोसिल बीटा अमाइन है ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा जी, हमारा सिंपल सा जो फोस्फोराइबोसिल बीटा अमाइन है ये किस में कन्वर्ट होगा, हमारा जीएआर में। जीएआर में यानी कि क्या, हमारा ग्लिसरामाइन राइबो न्यूक्लियोटाइड में है ना, ये हमारा किसके अंदर जीएआर में कन्वर्ट होगा, यानी कि क्या है, ग्लिसरामाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। अब जो हमारा जीएआर है ये कन्वर्ट होगा बेटा जी हमारा किसमें, हमारा एफजीएआर में। किसमें, हमारा एफजीआर में, यानी कि हमारा जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मल ग्लिसरामाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड में हमारा कन्वर्ट होगा है ना, किसके अंदर, हमारा फॉर्माइल फॉर्माइल। यहाँ पर हमारा क्या है, जी ए आर में बस हमारा फॉर्माइल ग्रुप और आकर के अटैच हो जाएगा। तो हमारा क्या है, फॉर्माइल ग्लूकामाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड में हमारा कन्वर्ट होगा।
ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो GAR है हमारा क्या है, ग्लाइसमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड है हमारा, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा, फॉर्माइल ग्लाइसमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब जो हमारा FGAR है ये कन्वर्ट होगा किसमें बेटा जी, हमारा FGAM में। किसमें कन्वर्ट होगा हमारा ये, FGAM में, यानी कि क्या हमारा फॉर्माइल क्या है, ग्लाइसमाइड, जो हमारा फॉर्माइल ग्लाइसमाइड था, ये हमारा जो फॉर्माइल ग्लाइसमाइड था ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, FGAM में, यानी कि हमारा फॉर्माइल ग्लिसमाइडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। अब जो हमारा FGAM है ये कन्वर्ट होगा किसमें बेटा जी, हमारा जो हमारा FGAM है ये हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, AIR में। AIR में, यानी कि जो हमारा FGAM है ये हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, AIR में, यानी कि क्या हमारा अमाइनो इमिडाजोल और राइबो न्यूक्लियोटाइड में हमारा कन्वर्ट होगा। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड में है ना हमारा क्या है, अमाइनो इमिडाजोल, अमाइनो इमिडाजोल और राइबो न्यूक्लियोटाइड में हमारे कन्वर्ट होगा। अभी हमारा क्या है, ये हमारा 5 के नंबर पर हमारा अटैच रहेगा, तो AIR से हमारा किस में कन्वर्जन होगा, हमारा बेसिकली CAIR में हमारा कंपाउंड कन्वर्ट होगा, यानी कि क्या हमारा कार्बो अमाइनो इमिडाजोल राइबो न्यूक्लियोटाइड में हमारे कन्वर्ट होगा, कार्बो अमाइनो इमिडाजोल राइबो न्यूक्लियोटाइड में हमारे कन्वर्ट होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी कि AIR कन्वर्ट हो रहा है हमारा कार्बो अमाइनो इमिडाजोल राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी कि CAIR। अब जो हमारा CAIR है, जो हमारा CAIR बना है वो किस में कन्वर्ट होगा, हमारा CAIR जो हमारा है किस में कन्वर्ट होगा, SAICAR में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, SAICAR में। और ये फर्दर हमारा क्या है बेटा जी, जो हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पर आएगा क्या है, SAICAR जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, किसमें, SAICAR में जो हमारा यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, ये फर्दर आगे मूव करेगा और ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, AICAR में कन्वर्ट होगा। इसमें AICAR में हमारा कन्वर्ट होगा, और AICAR से लास्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, FAICAR बनेगा, यानी कि क्या हमारा फॉर्माइल अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिलमाइन राइबो न्यूक्लियोटाइड, और लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, IMP सिंथेज की सहायता से हमारा क्या है, बेसिकली फाइनल कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा। बेटा ये समझ में आने वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी आपको 3 महीने पहले पढ़ाया जा चुका है, 3 मंथ पहले ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है एक बार, 1 मंथ पहले दूसरी बार पढ़ाया जा चुका है। अब अगर जो आप एग्जाम से एक दिन पहले बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं, मैं यहाँ पर समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ, रिवाइज कराने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या है, आपको यहाँ पर समझाने के लिए नहीं, रिवाइज कराने के लिए बैठे हुए हैं अभी। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि आप एक दिन पहले उठ करके आएंगे और आपको चीजें समझा दी जाएगी, तो ऐसा कोई नहीं समझा सकता है। बात कर लेते हैं बेटा जी हमारे सेलिवेज पाथवे के बारे में। इफ रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बाय द एडिशन ऑफ राइबोस फोस्फेट, यानी कि हमारा क्या रहेगा, जो हमारा PRPP हमारा जो बना था है ना, उसमें हम लोग क्या है, राइबोस फोस्फेट को ऐड करेंगे। ठीक है जी, टू परफॉर्म्ड प्यूरिन बेस हमारा क्या है, ताकि हम लोग अपना क्या बना सके, प्यूरिन बेस को बना सके। एडिशन ऑफ फोस्फेट टू दी परफॉर्म्ड प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, हमारा क्या है कि फोस्फेट ग्रुप को हम ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है हम लोग क्या कर सके, उसको हमारा परफॉर्म करवा सके। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है बेटा जी, डी नोवो सिंथेसिस है, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आपके लिए सिग्निफिकेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सेलिवेज पाथवे के बारे में हम लोगों ने बात अभी कर ही ली है। आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हमारा सेलिवेज पाथवे के बारे में। देखिए सेलिवेज पाथवे बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा जी। यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो हमारा क्या है कि हमारा जो थायामीन है ना, और डीऑक्सीराइबोज 1 फोस्फेट है ना, तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, थायामिडीन में हमारा कन्वर्ट होगा, और हमारा क्या फोस्फेट ग्रुप्स यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे। ऐसे हमारा क्या जो साइटोसिन है वो किसमें, यूरेसिल में कन्वर्ट होगा। बहुत सारे लोग इतने ज्यादा गवार होते हैं कि बार बार कॉल करें। जो हमारा साइटोसिन है वो किसमें, यूरेसिल में कन्वर्ट होगा, और जो यूरेसिल है वो किसका, क्या है, ओर्टा फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से ओर्ट्रेट यूरेसिल में कन्वर्ट होगा, और फिर ये ओर्ट्रेट यूरेसिल PRPP के साथ में जाएगा, जो अभी हम लोगों ने बनाया था पहले स्टेप में PRPP, उसके साथ में मिलकर के हमारा OMP और UMP का फॉर्मेशन करेगा, और हमारे क्या है जो फोस्फेट आयंस है वो यहाँ से हमारे रिमूव आउट हो जाएंगे। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सेलिवेज पाथवे का बेसिक सा प्रोसेस होता है।
आगे मूव करते हैं। अगर जो हम लोग डिसीज, हम लोग यहाँ पर क्या देखें, हमारा हाइपर यूरिसीमिया और गाउट के बारे में बात करते हैं। बेटा 1 मिनट आप होल्ड रखिएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा बस। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में, हाइपर यूरिसीमिया और गाउट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, हाइपर यूरिसीमिया और गाउट के बारे में बात की जाए तो देखिए, हमारा जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिखवाया हुआ है, हमारा क्या है, गाउट इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है ना। मैंने डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन है अपना, उसके साथ में मैंने आप लोगों को गाउट जो है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गाउट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ऐसा करके हमारा एक क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर देखा भी होगा। देखा है, हेलो, है ना। तो वही चीज हमारे यहाँ पर क्या है, इसी यहाँ से हमारा वही आंसर हम लोगों को पता लगेगा। देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारे किसके बारे में बेटा जी, हमारा हाइपर यूरिसीमिया के बारे में, तो यानी कि सिंपल सा है, हमारा क्या है, जो हमारा यूरिक एसिड है वो हमारा ज्यादा हो जाता है। अब यूरिक एसिड ज्यादा होता कहाँ पर है, बेसिकली देखिए बेटा जी, यूरिक एसिड हमारा होता है, हमारे जो जॉइंट्स रहते हैं ना, यहाँ पर धीरे धीरे हमारा क्या है, यूरिक एसिड स्टोर रहता होता रहता है, और ये क्या है, यहाँ पर फिर पेन होना शुरू हो जाता है। अभी आप लोग स्ट्रक्चर के तौर पर देखिएगा, तो कैरेक्टर्स बाय प्लाज्मा यूरेट, यानी कि यूरिक एसिड लेवल ग्रेटर देन 7 mg/dl, हमारा क्या है, 7 mg/dl से हमारा क्या है, ज्यादा हो जाना किसका, यूरिक एसिड का, वो हमारा हाइपर यूरिसीमिया के अंदर आ जाता है। अलग अलग स्टेजेस होती है हाइपर यूरिसीमिया की, अभी हम लोग बात करेंगे। फीमेल के अंदर नॉर्मल लेवल की बात की जाए तो 2.4 से 6 mg/dl होता है ना। और हमारा क्या, जो मेल्स है उनके अंदर क्या है, 3.4 से 7 mg/dl है। अगर जो इतना है तो यानी कि ठीक है, अगर जिससे ज्यादा है तो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन हमारी हो जाएगी। देखिए हमारे क्या है, देखिए मैंने आप लोगों को जैसे कि बोला कि हमारी अलग अलग स्टेजेस रहती है, तो अगर जो हम लोग बात करें प्राइमरी हाइपर यूरिसीमिया की, तो एन अनिएट डिफेक्ट इन द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड और यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, क्या है कि थोड़ा बहुत हमारा क्या है कि डिफेक्ट आ गया किसके अंदर, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में या फिर यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में, तो उसकी वजह से हमारा प्राइमरी हाइपर यूरिसीमिया हमें देखने को मिल सकता है। बट इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ प्यूरिन ड्यू टू दी मेडिकेशंस, मेडिकल कंडीशंस और थ्रू डाइट, हमारा क्या है, सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया हमारा क्या होता है कि हमारे किसी भी जो हमारा प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म है उसकी अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाना, किसी भी मेडिकेशन की वजह से, मेडिसिन की वजह से, मेडिसिनल कंडीशन की वजह से, या फिर डाइट की वजह से, तो वो हमारी क्या है, सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया होती है। यानी कि एक कंडीशन में हमारा क्या है, डिक्रीज हो रही है चीज, और दूसरी कंडीशन में हमारी क्या है, किसी भी रीजन से चीज इंक्रीज हो रही है ना, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं गाउट के बारे में। तो देखिए गाउट हमारी क्या है, यूरिक एसिड जब हमारा इंक्रीज हो जाता है, उसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारी जो ये मैं पेन्स वेन्स वाली बात बोल रहा था, तो वही चीज हमारी क्या होती है, गाउट वाली डिसीज होती है ना। यूरिक एसिड क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए हमारा जो जॉइंट्स है, जो हमारे जॉइंट्स हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे क्या है बुढ़ापा आता रहता है, कि क्या होता है कि जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, तो वो तो एक तरीके से एज बैरियर है। बट आप अगर जो देखेंगे तो ये एक हेल्थी वॉलेंटियर है। हेल्थी वॉलेंटियर मतलब क्या, कि ठीक ठाक सा आदमी दिख रहा है। पैर को अगर जो हम लोग एनालाइज करें, पैर को अगर जो हम लोग देखें, है ना, यहाँ पर भी देखिए ये एक अच्छे खासे इंसान का हाथ दिख रहा है। अब क्या है कि इस कंडीशन में है ना, जो सूजन सी ये आ जाती है, ये क्या है, हमारी गाउट की डिसीज होती है बेटा जी। ये हमारी क्या होती है, गाउट के कारण हो सकते हैं, ये गाउट के कारण हो सकते हैं। अब गाउट देखेगा यहाँ पर क्या बोला गया है गाउट के बारे में आप लोगों को, कि गाउट इज अ कोज बाय द क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट, हमारा क्या है, प्रेसिपिटेशन जो है हमारा, किसका, हमारा सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का, है ना, वो हमारे कहाँ पर, रिजल्टिंग इन द इन्फॉर्मेशन इन्फ्लामेशन एंड पेन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इन्फ्लामेशन यानी कि एक तरीके से झंझनाहट टाइप का महसूस होना, और पेन होना यानी कि दर्द होना, ये दोनों की दोनों कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ हाइपर यूरिसीमिया टू गाउट, हमारा क्या है कि हाइपर यूरिसीमिया से हमारी गाउट की कंडीशन है ना कैसे होती है, किस तरीके से होती है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा था कि गाउट में ऐसे मतलब कि हाइपर यूरिसीमिया में कंडीशन हो जाती है कि जब कंडीशन ऐसी होगी तो उसको हमने एक नाम दे दिया गाउट। ठीक है, तो स्टेज नंबर 1 में हमारा क्या होगा, कि जो हमारा क्या है, हाइपर यूरिसीमिया है ना, सीरम यूरेट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 6.8 mg/dl, यूरेट क्रिस्टल्स में स्टार्ट टू डिपोजिट ऑन द जॉइंट्स, नो एविडेंस दैट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या है कि हमारा पहली स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जब होगी, उसमें क्या होगा कि जो हमारा यूरेट का जो लेवल है वो क्या है, 6.8 mg/dl से बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो हमारा क्या है, जॉइंट्स के ऊपर डिपोजिट होने लगेगा, और मतलब कि क्या हमें कंडीशन स्टार्ट हो गई है,
बट उस कंडीशन में हमें क्या है कि हमें पता नहीं लगेगा, है ना, हम लोगों को बेसिकली पता नहीं लगेगा कि हमें गाउट की कंडीशन है। पहली स्टेज में कुछ भी है नहीं, नॉर्मल सा जो पेन हो रहा है कि किसी वजह से हो रहा होगा। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है जिसको हम लोग एक्यूट गाउट बोलते हैं। क्या एक्यूट गाउट बोलते हैं? इफ सफिशिएंट क्या है, यूरेट डिपॉजिट डेवलप अराउंड जॉइंट्स, एंड इफ द लोकल एनवायरनमेंट और सेम ट्रोमा targets या फिर triggers the release of the crystals into the joint space, an inflammatory response occurs. These flares can be self resolving but are likely to recure. हमारे क्या है बेसिकली कि जो सेकंड स्टेज है जिसको हम लोग क्या है एक्यूट काउट बोल रहे हैं, कि यहाँ पर क्या होता है कि सफिशिएंट मात्रा में जो हमारा यूरिक एसिड है वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर स्टोर हो चुका है। लोकल एनवायरनमेंट की वजह से, आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से क्या है वो चीजें ट्रिगर कर रही है कि यार मुझे इस जॉइंट में दर्द हो रहा है, इस जॉइंट में दर्द हो रहा है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे। यार दर्द सा हो रहा है, यार इसे यहाँ पर हाथ पैर में दर्द रहने लगा है, ऐसे बोलते हैं ना कि हाथों पैरों में दर्द रहने लगा है। तो इसमें क्या होगा कि इस चीज को हम लोग क्या है खुद से भी रिजोल्व कर सकते हैं, सेल्फ रिजोल्विंग भी है कि थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, चलो ठीक है गर्म पानी से थोड़ी बहुत झराई कर लेते हैं तो दर्द ठीक हो गया, है ना। हम लोग क्या इसको दोबारा से ठीक भी कर सकते हैं, रिक्योर की कंडीशन है ये, पर लेकिन वो स्टोर होना शुरू हो गया है। सेकेंड स्टेज हमारी ये होती है। थर्ड स्टेज के बारे में बात करें, स्टेज नंबर थर्ड में हमारा क्या होगा, इंटर क्रिस्टल पीरियड, दीज आर द इंटरवल बिटवीन द अटैक्स, है ना। During these periods, crystals may still be present at the lower level in the synovial tissue and the fluid, resulting in क्या है फ्यूचर अटैक। हमारा क्या बोला गया बेटा जी कि हमारा तीसरे स्टेप में भी क्या होगा, ये भी क्या है हमारी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है ना, कि मतलब कि क्या है कि बिल्कुल ही बेकार होगी चीजें, नहीं। यहाँ पर क्या है कि तीसरी स्टेज में इंटरनली क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी है कि अब अंदर से तो चीजें क्या है खराब हो चुकी है, अभी वो बाहर नहीं दिखनी शुरू हुई है। बोलते हैं ना कि गुम चोट है, अंदर अंदर चोट है। एक चोट होती है जो कट लग जाता है तो वो हमें बाहर से दिखती है, एक होती है गुम चोट जो भाई क्या है मसल्स में लगी वो हमें दिख नहीं रही है कि नहीं लगी हुई। तो क्या है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या मुक्का मारा, अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पेन होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है ना, स्वेलिंग आ गई है। अब क्या है कि मैं बोलूंगा कि अभी आज रात को सो करके देख, सुबह तक तुझे पता लग जाएगा। अब सुबह को जब इसमें स्वेलिंग आएगी तब मुझे पता लगेगा ओ यार यहाँ पर तो कुछ ना कुछ हुआ है, अदरवाइज मुझे क्या लग रहा है कि ठीक है नॉर्मल ही है। तो अभी क्या है कि स्टेज नंबर 3 में क्या होगा, इंटरनली चीजें हो चुकी हैं, यानी चोट लग चुकी है, अभी स्वेलिंग नहीं आई है, वो पता नहीं लग रहा है। स्टेज नंबर 4 में क्या होगा, हमारी वो चीज क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा कि क्या हो जाएगा हमारा स्वेलन जॉइंट एंड ट्रोफी। हमारी क्या है कि यहाँ पर क्या है कि हमारी क्या है चीज वो स्वेल हो चुकी है, इस तरीके से अब हमारी वो हो चुकी है। और क्या है अब हम लोगों को चीजें दिख रही है क्या, कि हाँ हमें क्या है गाउट की कंडीशन हो चुकी है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पर अगर जो आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि बिना बात की चीज हो रही है, तो आप लोग तुरंत अपना टेस्ट कराएं, तुरंत टेस्ट कराएं, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि आज के टाइम पर कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता है ना। आज के टाइम पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है जी। आपका गाउट कोज क्या होता है ये सब कुछ लिखा, गाउट के ट्रीटमेंट क्या होता है ये लिखा हुआ है। तो आप लोगों को सारी की सारी चीजें लिखनी है। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन आता है, या तो इसके साथ में एक और क्वेश्चन लगा देगा, है ना, या फिर ये अकेला पूछ लेगा। तो 7 नंबर में आपको ये सारी की सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से यस और नो चैट सेशन में बोल दीजिए, जल्दी से फटाक से बोल दीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे किसके बारे में, जीनोम और क्या है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, डीएनए के अंदर, और हमारे किसके बारे में, आरएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें, मैं आगे बढ़ता हूँ किसके बारे में, डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो डीएनए हमारा क्या होता है, हम लोग जिसको जीन्स भी बोलते हैं, या हमारा क्या है टाइटली बाउंड इनटू द क्रोमोसोम एंड लोकली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। हमारे क्या है कि लोकली किसके अंदर, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, टाइटली पैक होता है किसके अंदर, हमारे क्रोमोसोम्स के साथ में। डीएनए कैन नॉट लीव न्यूक्लियस, डीएनए हमारे न्यूक्लियस को नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। डीएनए क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। डीएनए हमारे क्या होता है बेटा जी, डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि डबल हेलिक्स हमारे डीएनए के पास में होती है, यानी कि 2 साइड हमारी होती है। ठीक है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग जब बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनता है, किसका जी, डीएनए का। ठीक है, डबल हेलिक्स हमारी होती है, एक ये है और एक ये है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अगर जो हम लोग डीएनए के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को आगे मूव करते हो, आगे बात आ जाती है हमारी आरएनए के बारे में, यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में।
राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की जाए जो हमारे तो ये सिंगल स्टैंडर्ड रहती है, यानी कि इसके पास में खाली एक ही हेलिक्स प्रेजेंट रहेगी। ठीक है जी, हमारा क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल हमारे रहेंगे। आरएनए नॉट फाउंड इन द क्रोमोसोम बिकॉज इट डज नॉट कैरी द जेनेटिक कोड। हमारा क्या है कि आरएनए क्रोमोसोम के पास में नहीं पाया जाता है क्योंकि वो जेनेटिक कोड नहीं कैरी करते। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है किसके पास में रहती है, डीएनए के पास में रहती है। डीएनए ट्रांसफर करता है आरएनए के पास। However, it can be read in the DNA code and take the information out of the nucleus। क्या है कि जो आरएनए है वो डीएनए से कोड को रीड करता है और बाहर इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। आरएनए मेन जॉब टू बिल्ड प्रोटीन। हमारी जो आरएनए की मेन जॉब है वो क्या है बेटा जी, प्रोटीन को बनाने की है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात की तो डीएनए हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। एक वन न्यूक्लियोटाइड इज मेड थ्री इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा क्या है, पेंटोज शुगर हमारा रहता है, 5 कार्बन शुगर है ना, डी ऑक्सी राइबोस हमारा हमारा क्या रहेगा, फोस्फेट रहेगा और नाइट्रोजन बेस रहेगा। जो हमारे चार नाइट्रोजन बेस रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामिन। ये बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एटी एक साथ में, एडेनिन और थायामिन और ग्वानिन और साइटोसिन का पेयर एक साथ में हमारा होता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग डीएनए के बाद में आरएनए के बारे में। तो आरएनए के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या रहता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स रहती है आरएनए, है ना। आरएनए क्या रहता है बेटा जी हमारा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, आरएनए के बारे में बात की है तो हमारे भी यहाँ पर क्या रहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स के, जैसे कि डीएनए के पास में रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए के रहते हैं वो तीन थिंग से बने हुए रहते हैं। जैसे हमारा क्या है, 6 कार्बन शुगर हमारा रहेगा, राइबोज है ना, फोस्फेट हमारा रहेगा, न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस रहेंगे। नाइट्रोजन बेस भी यहाँ पर भी चार रहेंगे हमारे, क्या रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल रहेगा। ठीक है जी, एडेनिन और यूरेसिल और साइटोसिन और ग्वानिन का एक ही पेयर हमारा रहेगा। आगे मूव करते हैं अगर जो हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में, तो हमारा क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। क्या है, बोथ डीएनए और आरएनए के बारे में बात की जाए, कंटेन द सेम ऑफ द फोर नाइट्रोजनस बेस, कि हमारे क्या है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन बेस। भाई एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक डबल स्टैंडर्ड होता है ना, ये भी बात लिख लीजिएगा। हैव द सेम 5 कार्बन शुगर, हमारे क्या है, एक के पास में 5 कार्बन शुगर होता है, एक के पास में 6। और कंटेन फोस्फेट ग्रुप, दोनों के दोनों क्या कंटेन कर रहे हैं, फोस्फेट ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे, देखिए डीएनए आरएनए के बारे में। यहाँ पर सिंपल सी चीजें लिखी हुई आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर डबल हेलिक्स है यानी कि डीएनए है, यहाँ पर सिंगल हेलिक्स है यानी कि आरएनए है। बात करते हैं थ्री टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए के तीन टाइप होते हैं, एक होता है मैसेंजरी आरएनए यानी कि जो मैसेंजर को मैसेज को पास करता है। तो एक होता है हमारा क्या, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोस की सिंथेसिस करता है, जहां से हमारा प्रोटीन बनता है, राइबोसोमल आरएनए जिसको आर आरएनए बोलते हैं। और हमारा क्या तीसरा होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, जो हमारा क्या करता है, अमाइनो एसिड से जो राइबोस है ना, ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान अमाइनो एसिड को राइबोसोम में जो ट्रांसफर करता है हमारा कौन सा होता है, ट्रांसफर आरएनए हमारा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए में सारी की सारी बात आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात की जाए, जो कि मैंने डीएनए रेप्लिकेशन भी आप लोगों को इंपोर्टेंट लिखा है। और डीएनए रेप्लिकेशन में हमारा क्या होता है, डीएनए में आरएनए हमारा आकर के मिलेगा, देखिएगा आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर में कहाँ गया, चलो वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, चलो यहाँ पर देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। डीएनए का जो हमारा क्या है, रेप्लिकेट हो रहा है यानी कि टूट रहा है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात की जाए तो क्या है, इंटेंशन रेप्लिकेशन बीइंग एट द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। इलोंगेशन में हमारा क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज। और हमारे ट्रांसमिशन में क्या होगा, क्या है, रेप्लिकेशन इज टर्म्ड डिफरेंटली इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये कंडीशंस हमारी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर इसके बाद में डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन आरएनए सिंथेसिस आ जाएगा। ये हमारा एक और चीज है 2 मार्क्स से जो पूछ लेता है, और 7 नंबर में भी 2 बार पूछा गया है जेनेटिक कोड। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जेनेटिक कोड को टेबल को याद कराने का मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो बता देता हूँ दोबारा से आपको लोगों को। इस टेबल को आपको याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है बेटा जी आपको, UCAG, और ऐसे याद रखना है UCAG, और फिर ऐसे याद रखना है UCAG। बस आप 64 के 64 टर्म्स आराम से लिख देंगे। आप लोग इसको याद रखिएगा, UCAG UCAG UCAG। ठीक है जी, ये आप लोगों का क्या है, जेनेटिक कोड के बारे में हमने आपको बता दिया है ना। क्या है, ट्रांसलेशन, और हमारा क्या है, ट्रांस। तो ये आप लोगों का क्या है बेटा जी, कंप्लीट यूनिट नंबर 4 है, जिसको हम लोगों ने आपको रिवाइज करा दिया है ना। कंप्लीट 4 का रिवीजन आप लोगों को कैसा लगा, फटाक से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और अपना फीडबैक दे दीजिए जल्दी से।